18 जोर कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेकपूर्वक देखें और सुनें। सीनियर ब्रदर, स्टॉप इट। यू आर द विलन एक पूरी तरह से काल्पनिक कथा है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं केवल लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समाज, संस्कृति, धर्म या परंपरा से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। हमारा किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज या संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि आपको इस कहानी का कोई हिस्सा असंगत या अनुचित लगे, तो कृपया इसे एक मनोरंजनात्मक और काल्पनिक रचना के रूप में ही लें। इस कहानी का संपूर्ण श्रेय मूल लेखक को जाता है। हम केवल इसे अपनी आवाज, वीडियो और इमेज जनरेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा समर्थन करें, सपोर्ट अस। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें डोनेशन भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। डोनेशन यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका हर छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। यद्यपि ये चेन चला गया, वह क्रोध से भरा हुआ था। उसने लिंगलोंग मंडप से केवल एक तलवार ली थी, फिर भी वह महिला इतनी कृतघ्न थी कि उसने इतने सारे लोगों के सामने उस पर चोर होने का आरोप लगाया। ये बिल्कुल अपमानजनक है। और उन तमाशबीनों का क्या? वे खुद को क्या समझते हैं? उसने उनसे पहले भी कुछ बेकार के गहने लिए थे और आज भी उनके मन में द्वेष है। ये सब घटिया बदमाश हैं, इन्हें जिंदगी भर लियांग शहर में आम लोगों की तरह फंसाए जाने का हक है। इस समय ये चेन ने अपने भीतर एक जबरदस्त हत्या की मंशा महसूस की। ड्रैगन के पास ऐसे शल्क होते हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, उन्हें छूना निश्चित मृत्यु है। चूंकि ये लोग इतने कृतघ्न हैं, इसलिए उन्हें उनके प्रति नर्म दिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस रात, जब सब कुछ शांत था। काल्पनिक दुनिया में रातें अक्सर शांतिपूर्ण होती हैं, क्योंकि वहां मनोरंजन बहुत कम होता है और रोशनी के लिए पैसे लगते हैं। ज्यादातर आम परिवार दिए का तेल नहीं खरीद सकते, इसलिए जब भी हो सके, वे रोशनी का इस्तेमाल करने से बचते हैं। इसलिए रात में लियांग शहर में इतना अंधेरा होता है कि आप अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी मुश्किल से देख पाते हैं। हालांकि लियांग के अंधेरे और शांत शहर में अभी भी कुछ जगहें रोशन थीं। उनमें से एक था लिंगलोंग मंडप। क्लाउड पवेलियन के अंतर्गत एक व्यापारी संघ होने के नाते, लिंगलोंग पवेलियन के पास धन की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा, लिंगलोंग पवेलियन की रोशनी तेल के दियों पर नहीं, बल्कि कुछ जादुई कलाकृतियों पर निर्भर करती है जो रोशनी प्रदान करती हैं। ये कलाकृतियां बहुत ही निम्न स्तरीय हैं और रोशनी के अलावा किसी और काम की नहीं हैं, इसलिए अगर इन्हें दरवाजे के बाहर भी रखा जाए, तो कोई इन्हें चुरा नहीं पाएगा। जो परिवार तेल के दिए भी नहीं खरीद सकते, क्या उन्हें ये देखकर ईर्ष्या नहीं होती? वे ईर्ष्यालु तो थे, पर चोरी करने की हिम्मत नहीं थी। अगर उनमें चोरी करने की हिम्मत होती भी, तो उसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं होती। जो लोग इसे चुराने की हिम्मत करते हैं, वे आमतौर पर ऐसे छोटे गैजेट की ओर देखते भी नहीं हैं जिसका उपयोग केवल प्रकाश के लिए किया जा सकता है। रोशनी की रोशनी में, ये चेन ने बिना किसी परेशानी के लिंगलोंग मंडप ढूंढ लिया। लिंगलोंग मंडप की ऊंची पट्टिका को देखकर, ये चेन के मन में आक्रोश उमड़ आया। क्यों? इन लोगों के पास इतनी सारी अच्छी चीजें क्यों होती हैं जबकि मुझे उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है? कुछ लोग ऐसी चीजों के साथ क्यों पैदा होते हैं जिन्हें पाने के लिए दूसरे लोग जिंदगी भर संघर्ष करते हैं? दुनिया की सबसे अच्छी चीजें काबिल लोगों के पास होती हैं। तुम इन चीजों के मालिक नहीं हो, तो मैं ही इन्हें अपने हाथ में ले लूं। कम से कम मैं उन जादुई हथियारों और कलाकृतियों को और भी ज्यादा अहमियत तो दे सकता हूं। उस विचार को ध्यान में रखते हुए, ये चेन ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और लिंगलोंग मंडप के आंगन में छलांग लगा दी। इस समय लिंगलोंग मंडप का प्रबंधक अपनी मेज पर बैठा कुछ लिखने में तल्लीन था। रक्त शोधन तलवार कई दिनों से चोरी हो चुकी थी। उसने लिंगलोंग मंडप का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन उसे वह नहीं मिली। उसे लड़की और उसके भाई पर शक था, लेकिन उसने जल्दी ही इस संभावना को खारिज कर दिया। रक्त शोधन तलवार जैसा हथियार किसी अप्रशिक्षित वयस्क के लिए भी चलाना मुश्किल था, 2 बच्चे उसे कैसे उठा सकते थे? इसलिए उन्हें संदेह हुआ कि लिंगलोंग मंडप के भीतर कोई गद्दार हो सकता है। लेकिन आज उसने दूसरों से सुना कि लियांग शहर की सड़कों पर क्या हुआ था, और अंततः उसे समझ में आया कि रक्तशोधन तलवार कैसे चुराई गई थी। पता चला कि यह परेशानी उसकी अपनी बेटी ने ही पैदा की थी। हालांकि उसकी बेटी ने सामान नहीं चुराया था, लेकिन वही उस व्यक्ति को अंदर लाई थी, इसलिए वह दोष से बच नहीं सकती थी। दुकानदार, उसके पिता होने के नाते, स्वाभाविक रूप से लापरवाही के लिए जिम्मेदार था। इसलिए उसे क्लाउड पवेलियन से माफी मांगनी पड़ी। अगर वह सक्रिय रूप से माफी मांगता, तो उसे नरमी की उम्मीद हो सकती थी। अगर उसने सच्चाई छिपाई और मामला उजागर हो गया, तो क्लाउड पवेलियन की ओर से उसे कड़ी सजा दी जाएगी।
इसलिए कोई अन्य विकल्प न होने पर दुकानदार को एक माफीनामा लिखना पड़ा और उसे देंग यंग को सौंपना पड़ा तथा उसे पत्र को जियुतियान पीक पर स्थित क्लाउड पवेलियन में ले जाने के लिए कहा। दूसरी ओर उन्होंने इसके बाद की तैयारी शुरू कर दी। इस घटना के बाद लियांग शहर के लिंगलोंग मंडप के प्रबंधक को अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए प्रबंधक के आने से पहले उसे सभी खातों और अन्य संबंधित मामलों को ठीक से व्यवस्थित करना होगा। जैसे ही वह तेजी से लिख रहा था, अचानक आंगन से हल्की सी आवाज आई। दुकानदार की भौहें तन गईं, उसके मन में एक अजीब सी आशंका घर कर गई। उसने लिखना बंद कर दिया और कलाई हिलाते ही उसके हाथ में 1 फुट लंबा लोहे का रूलर आ गया। उसने दरवाजा खोला और आंगन में देखा, जहां उसे ताइवेई संप्रदाय के अनुयायी के वस्त्र पहने एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। जब दुकानदार ने पहली बार कपड़े देखे तो उसने सोचा कि यह फैंग शाओ है जो अचानक मिलने आया है। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि जो व्यक्ति आया था वह फैंग शाओ नहीं था। दुकानदार ने अपने सामने आए बिन बुलाए मेहमान को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा, दोस्त, इतनी रात को तुम यहाँ क्या लेकर आए हो? ये चेन ने दुकानदार की ओर देखा और शांति से कहा, मैं यहाँ कर्ज वसूलने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, ये तो अजीब बात है। मेरे लिंगलोंग पवेलियन का कर्ज हमेशा से दूसरों पर ही रहा है। मेरे लिंगलोंग पवेलियन पर दूसरों का कर्ज कब से आ गया? ये चेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, अपमान का कर्ज चुकाने के लिए। दुकानदार ने आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए कहा, दोस्त, चलो खुलकर बात करते हैं। आपके पहनावे से लगता है कि आप ताइवेई संप्रदाय से ही होंगे, है ना? आपके संप्रदाय के पवित्र पुत्र फैंग शाओ का मेरे लिंगलोंग मंडप से गहरा रिश्ता है। अगर कोई गलतफहमी है तो हम आपके संप्रदाय के पवित्र पुत्र की खातिर बात कर सकते हैं। फैंग शाओ नाम सुनते ही ये चेन की आंखों में अचानक जानलेवा इरादे चमक उठे। उसने दांत पीसते हुए कहा, फैंग शाओ, ये फिर से फैंग शाओ है। तुम सब इस फैंग शाओ की बात क्यों कर रहे हो? ये चेन, इस शोहरत के भूखे कमीने के आगे मुझ में क्या कमी है? वह तो बस संप्रदाय में अपनी जल्दी की एंट्री पर ही निर्भर है। देर सवेर मैं खुद इस पाखंडी को मार डालूंगा। ये सुनकर दुकानदार को तुरंत एहसास हो गया कि उसके सामने वाला आदमी आज रात हत्या करने आया है, अन्यथा दूसरा पक्ष अपना नाम उजागर नहीं करेगा। दुकानदार ने तब अपना लोहे का रूलर उठाया और शांति से कहा, युंजियन मंडप के अंतर्गत लिंगलोंग मंडप के प्रबंधक देंगसू, कृपया आगे बढ़ें। ये चेन के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी। एक बार जब मैं कोई कदम उठाऊंगा तो कोई भी मुझे तब तक नहीं रोक पाएगा जब तक कोई मर न जाए। दुकानदार ने ठंडे स्वर में कहा, अभी यह निश्चित नहीं है कि कौन मरेगा। तुम बहुत जल्दी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये चेन ने अपनी खून से सनी तलवार निकाली और उसे सीधे दुकानदार की ओर तान दिया। याद रखना, ये चेन वही हूं जिसने तुम्हें मारा है। जब तुम नर्क के राजा से मिलो तो अपना नाम गलत मत बताना। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने दुकानदार पर तलवार तान दी। दुकानदार ने लोहे का रूलर लेकर उसे पलटवार किया। जब दोनों लड़ रहे थे तो वह छोटी लड़की जिसे फैंग शाओ ने यहाँ पाला था, बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी थी और अपनी आंतरिक ऊर्जा का अभ्यास करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि फैंग शाओ की ची साधना पुस्तिका को ज्यादातर आम लोगों की समझ के लिए यथासंभव सरल बनाया गया था, लेकिन वह छोटी बच्ची कभी स्कूल नहीं गई थी, उसकी साक्षरता सीमित थी और शब्दों और वाक्यों की उसकी समझ बहुत ही बुनियादी थी। पिछले कुछ दिनों में दुकानदार और उसकी बेटी की मदद से छोटी बच्ची ने आखिरकार बुनियादी बातें समझनी शुरू कर दी थी, लेकिन वह अभी भी अपनी सच्ची ची को पूरे चक्र में प्रसारित नहीं कर पा रही थी। लेकिन छोटी बच्ची काफी मेहनती थी, जब भी खाली समय मिलता ध्यान और ची साधना का अभ्यास करती थी। पिछले कुछ दिनों में वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसकी आंतरिक ऊर्जा लगातार प्रबल होती जा रही है और उसकी खुशी बढ़ती जा रही थी। खासकर जब उसने फैंग शाओ के चेहरे पर उस आश्चर्य भरे भाव के बारे में सोचा, जब वह अगली बार उसकी प्रगति देखकर आया था, तो छोटी बच्ची अपनी खुशी रोक नहीं पाई। मेरा स्वामी अवश्य मेरी प्रशंसा करेगा, है ना? छोटी लड़की के बिल्कुल विपरीत उसका छोटा भाई था। चाहे वह बहुत छोटा और चंचल था, या फिर साधना में उसकी रुचि न होने के कारण उसने पिछले कुछ दिनों में ची का अभ्यास करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई थी। न तो देंग यंग और उसके पिता के समझाने पर, न ही अपनी बड़ी बहन के शारीरिक दबाव पर लड़के ने अभ्यास करने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जब उसे ध्यान करने के लिए मजबूर किया जाता तो वह केवल धूपबत्ती जलने तक ही ध्यान मुद्रा में रह पाता और फिर अधीर हो जाता। कोई और चारा न होने पर उस छोटी बच्ची को अपने छोटे भाई को खेती के लिए मनाने की कोशिश कुछ समय के लिए छोड़नी पड़ी। हालांकि उसे मन ही मन लगा कि शायद जब उसका भाई थोड़ा बड़ा हो जाएगा और खेती के फायदों को समझ जाएगा तो वह खेती करने की पहल करेगा। जब वह ध्यान कर रही थी और अपनी सांसों को नियंत्रित कर रही थी, उसका छोटा भाई दूसरे बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन आधी नींद में वह छोटा लड़का अपनी आंखें मलने और मुंह बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सका और चिल्लाया, बहन, बाहर बहुत शोर है, मुझे नींद नहीं आ रही। छोटी लड़की अभी नौसिखिया थी, इसलिए उसका ध्यान बहुत उथला था।
जब उसका छोटा भाई उसे परेशान करता तो वह भौहें चढ़ा लेती और उसे डांटने ही वाली थी कि तभी उसे बाहर से लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। जब वह छोटी बच्ची ध्यान की अवस्था में थी तो उसका मन पूरी तरह एकाग्र था और बाहरी दुनिया के प्रति उसकी समझ कमजोर थी। हालांकि ध्यान समाप्त करने के बाद वह बाहर की आवाजें साफ सुन पा रही थी। उत्सुकतावश उसने अपने छोटे भाई से फुसफुसाकर कहा, तुम अंदर रहो, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। छोटे लड़के ने अपनी बहन को कमरे से बाहर जाते हुए देखकर सिर हिलाया। उनका कमरा आंगन में एकांत जगह पर था, जहां पहुंचने के लिए एक मोड़ लेना पड़ता था। छोटी लड़की कोने में पहुंची और सावधानी से आंगन की ओर देखा तो उसे दो आकृतियां आपस में भयंकर युद्ध करती हुई दिखाई दी। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, एक तलवार लिए हुए था और दूसरा शासक, जिससे आंगन में लगे कई फूलों और पौधों को नुकसान पहुंचा। हालांकि वे बेखबर लग रहे थे, अपनी लड़ाई में और भी ज्यादा मग्न होते जा रहे थे और अपनी सबसे शक्तिशाली तरकीबें इस्तेमाल कर रहे थे। दुकानदार के हाव भाव गंभीर थे और उसकी चालें व्यवस्थित और सटीक थीं। हालांकि वह शायद ही कभी कोई घातक चाल चलता था, वह बेहद रक्षात्मक था। कभी कभी जब वह कोई चाल चलता भी तो उसका आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता, जिससे ये चेन को खुद को बचाने के लिए कदम उठाने पड़ते। ये चेन को देखकर उसमें जानलेवा इरादे झलक रहे थे और उसके हमले बेहद निर्दयी थे, लेकिन उसे युद्ध का अनुभव साफ तौर पर कम था। वह सिर्फ हमला करना जानता था, बचाव करना नहीं। इसके अलावा उसकी साधना का स्तर दुकानदार से एक स्तर कम था, इसलिए दुकानदार के हस्तक्षेप से ये चेन का लगातार हमला पूरी तरह से बेअसर हो गया। इस प्रकार लड़ाई गतिरोध पर पहुंच गई। ये चेन का गुस्सा बढ़ता गया, उसके हमले और भी अव्यवस्थित होते गए। फिर भी दुकानदार अडिग रहा, जल्दबाजी से बचता रहा और स्थिर, व्यवस्थित हमलों पर ध्यान केंद्रित करता रहा। ये चेन अच्छी तरह जानता था कि अगर लड़ाई इसी तरह जारी रही तो वह यहीं मर सकता है। ये व्यक्ति फैंग शाओ का परिचित था और बाद में फैंग शाओ को इस घटना के बारे में जरूर बताएगा। एक बार जब फैंग शाओ का उस पर दबदबा हो गया तो वह उसे कैसे छोड़ सकता था। अपनी साधना खोना और संप्रदाय से निष्कासित होना शायद उसकी सबसे छोटी चिंता होगी। ये सोचकर ये चेन और भी ज्यादा चिंतित हो गया। उसे पछतावा होने लगा कि इस बार उसने बदला लेने में बहुत जल्दबाजी कर दी। उसे स्वर्णिम कोर क्षेत्र तक पहुंचने से पहले रुकना चाहिए था, तभी उसकी जीत पक्की हो जाती। दुर्भाग्य से उसकी सहजता ने उसके अहंकार को बढ़ा दिया था और उसने सोचा कि अपनी वर्तमान साधना के स्तर से वह लिंगलोंग मंडप को आसानी से हरा सकता है। उसने सोचा भी नहीं था कि यह साधारण प्रबंधक इतना दुर्जय होगा। ये चेन को अब लगा कि उसे पहले भागने के बारे में सोचना चाहिए और बदला बाद में लिया जा सकता है। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि उसके दादाजी चाचा उसकी रक्षा करेंगे और फैंग शाओ द्वारा उसे संप्रदाय से निकाले जाने से बचाएंगे। ये सोचते हुए ये चेन भागने का अवसर तलाशते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक एक बचकानी आवाज गूंजी, अंकल डेंग, आप क्या कर रहे हैं? इतनी रात को आप सो क्यों नहीं रहे? इन शब्दों ने वहां उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। छोटी लड़की ने जल्दी से मुड़कर देखा तो उसका छोटा भाई आंखें मल रहा था और आंगन में लड़ रहे दो लोगों को एकटक देख रहा था। हालांकि दुकानदार और ये चेन दोनों ने लड़के और लड़की को देखते ही अपने हाव भाव बदल लिए। अंतर यह था कि ये चेन बहुत खुश था, जबकि दुकानदार मन ही मन सोच रहा था कि चीजें खराब हो रही हैं। जैसा कि अपेक्षित था, स्वर्ग ने मुझे नहीं छोड़ा है, ये चेन ने मन ही मन सोचा। बिना कुछ सोचे समझे ये चेन उस छोटी बच्ची और लड़के की तरफ दौड़ा। दुकानदार ने तेजी से पीछा किया और अपना लोहे का रूलर ये चेन की पीठ पर दे मारा। अगर ये चेन का इरादा बच्ची को बंधक बनाने का था तो इस वार से उसकी जान ही चली जाती। हालांकि ये चेन को इस हरकत का अंदाजा हो गया था। जब वह बच्ची के सामने पहुंचा तो उसने उसे पकड़ लिया और बिना पीछे देखे दुकानदार की ओर फेंक दिया। ये चेन ने जबरदस्त जोर लगाया और दुकानदार को तुरंत अंदाजा हो गया कि अगर उसने बच्ची को नहीं पकड़ा तो वह गिरकर मर जाएगी। लाचार दुकानदार के पास लोहे का रूलर हटाकर बच्ची को पकड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये चेन के रोके जाने के कारण दुकानदार समय पर उसे पकड़ नहीं पाया। इस मौके का फायदा उठाकर ये चेन उस छोटे लड़के की ओर दौड़ा। छोटे लड़के को बस अपनी आंखों के आगे धुंधलापन महसूस हुआ और फिर जैसे ही ये चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे थाम लिया, उसका शरीर हल्का हो गया। दुकानदार ने गुस्से से जवाब दिया, ताइबेई संप्रदाय के अनुयायी होने के नाते आप ऐसे घृणित तरीकों का सहारा कैसे ले सकते हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती? ये चेन ने व्यंग्य किया, विजेता राजा है, हारने वाला खलनायक। मैं कौन से तरीके अपनाता हूं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? उसकी बात पूरी होने से पहले ही ये चेन ने छोटे लड़के को दुकानदार की ओर उछाल दिया। दुकानदार ने झट से उसे पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा उसके सीने में तेज दर्द हुआ। उसने अविश्वास से नीचे देखा और देखा कि एक रक्त लाल तलवार की नोक छोटे लड़के के शरीर को चीरती हुई सीधे उसके सीने में धंस गई है। घृणित, दुकानदार ने दांत पीसते हुए कहा। ये चेन जोर से हंस पड़ा, युद्ध में सब जायज है।
अगर आपको किसी को दोष देना है तो खुद को दोष दीजिए कि आप बहुत नर्म दिल हैं। ये चेन हमेशा से मानता था कि जो लोग महान कार्य करते हैं वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए दो बच्चों को औजार की तरह इस्तेमाल करना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। इसके विपरीत वह सोचता था कि सराय वाले जैसे लोग जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते, बेहद मूर्ख हैं और उनसे घृणा करता है। इस क्षण दुकानदार ने महसूस किया कि उसका सारा प्राण रक्त लाल तलवार की धार पर बह रहा है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तलवार उसके प्राण को अवशोषित कर रही थी। ये चेन ने रक्त शोधक तलवार के माध्यम से दुकानदार के प्राण को अवशोषित कर लिया, जिससे उसे पूरे शरीर में अविश्वसनीय आराम महसूस हुआ और परिणामस्वरूप उसकी साधना का स्तर भी थोड़ा सुधर गया। उसने उस सार को सोखने से मिलने वाले आनंद का आनंद लिया, उसके चेहरे पर एक अप्राकृतिक लालिमा उभर आई। उसने दुकानदार की तरफ कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े, मरने से पहले क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है? दुकानदार हौंकते हुए फुसफुसाया, ये दोनों बच्चे निर्दोष हैं, कृपया इन्हें जाने दो। ये चेन ने उस छोटे लड़के की तरफ देखा जो मुश्किल से सांस ले रहा था, फिर उस छोटी बच्ची की तरफ जो हक्की बक्की खड़ी सामने के दृश्य को घूर रही थी, काफी देर तक होश में नहीं आ पा रही थी। उसने सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं चलेगा। ये सब जानते हैं कि मैं कौन हूं, इसलिए हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। दुकानदार ने गुस्से से जवाब दिया, वे तो बस बच्चे हैं, इनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तुम उन्हें मौत के घाट क्यों उतार रहे हो? ये चेन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि खरपतवार को काटने के लिए आपको उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा। इतना कहकर ये चेन ने अचानक रक्त शोधक तलवार की गति बढ़ा दी, जिससे सारा रक्त अवशोषित हो गया। दुकानदार दर्द से चीख उठा, उसका पूरा शरीर किसी पंचर गुब्बारे की तरह सिकुड़ गया। अपनी मौत को करीब समझते हुए उसने अपनी उंगली बाहर निकाली। ये चेन को घृणा भरी आंखों से घूरते हुए फुसफुसाया, तुम इससे बच नहीं पाओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दुकानदार एक सूखी शाखा की तरह जमीन पर गिर पड़ा और चुप हो गया। वह जिस छोटे लड़के को पकड़े हुए था, वह भी पूरी तरह से चुप था। उसके जैसा स्वर्णिम कोर साधक भी रक्त शोधक तलवार की जीवन तत्व को अवशोषित करने की क्षमता का सामना नहीं कर सकता था, छोटा लड़का तो और भी कमजोर था। छोटी बच्ची अपने सामने के दृश्य को देखती रही, उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। वह बुदबुदाई, जियाओ बाओ, दुकानदार अंकल। ये चेन ने अपनी लंबी तलवार खींची, जिससे दुकानदार और छोटा लड़का जमीन पर गिर पड़े। वह धीरे धीरे छोटी बच्ची की ओर बढ़ा, उसकी आंखों में अफसोस की एक झलक थी। कितना अफसोस है? तुम बहुत सुंदर लग रही हो, छोटी बच्ची। हो सकता है तुम बड़ी होकर बहुत सुंदर बनो, लेकिन अभी के लिए मैं तुमसे बस यही कह सकता हूं कि तुम जाओ। परलोक में मुझे दोष मत देना, मुझे इसके लिए मजबूर किया गया था। ऐसा कहकर ये चेन ने रक्त शोधन तलवार को ऊपर उठाया और उसे छोटी लड़की पर फेंक दिया। जैसे ही छोटी लड़की ये चेन की तलवार से मारी जाने वाली थी, अचानक आकाश से एक भयंकर चीख आई, रुको। ये चेन अचंभित रह गया और बिना सोचे समझे पीछे हट गया। अगले ही पल आकाश से एक तलवार की आभा उतरी और उस जगह पर गिरी जहां ये चेन अभी खड़ा था। ये चेन ने गंभीर भाव से आकाश की ओर देखा तो पाया कि फैंग शाओ उसे जानलेवा इरादे से घूर रहा था। हालांकि फैंग शाओ जानता था कि ये चेन सन की और प्रतिशोधी था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये चेन वास्तव में नागरिकों पर हमला करेगा। फैंग शाओ ने अब बेजान सराय मालिक और छोटे लड़के की तरफ देखा, फिर उस छोटी बच्ची की तरफ जो स्तब्ध खड़ी थी, अभी भी इस नाटकीय घटनाक्रम से लड़खड़ा रही थी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपनी तलवार और भी जोर से पकड़ ली। उसने ये चेन को ठंडेपन से देखा और कांपती आवाज में कहा, ये चेन, तुमने न सिर्फ अपने साथी शिष्यों पर हमला किया, बल्कि बेगुनाह लोगों की भी अंधाधुंध हत्या की। तुमने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया है और तुम्हारे अपराध जघन्य हैं। आज संप्रदाय के पवित्र पुत्र के नाम पर मैं तुम्हें कानून के अनुसार मृत्युदंड दूंगा। ये चेन ने फैंग शाओ को घूरते हुए दांत पीसते हुए कहा, फैंग शाओ, अच्छा आदमी बनने का नाटक करना बंद करो। ये दुनिया कुत्ते खाओ कुत्ते वाली दुनिया है। मैंने तो बस कुछ चींटियां ही मारी हैं, तुम मेरे लिए मुसीबत क्यों खड़ी कर रहे हो? चींटियां? फैंग शाओ गुस्से से बोला। तुम दूसरों को चींटियां कहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम भी उनकी नज़र में चींटी हो? चूंकि तुम्हें लगता है कि एक दो नागरिकों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्या इसका मतलब है कि अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो तुम बहस नहीं कर सकते? ये चेन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तुम सचमुच मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारे जैसे व्यक्ति को मानव जीवन से कोई मतलब नहीं है। अगर हम तुम्हें मार नहीं सकते तो क्या हमें तुम्हें दुनिया में तबाही मचाने के लिए रखना चाहिए? फैंग शाओ गुस्से से दहाड़ा, उसका शरीर एक उल्कापिंड में बदल गया और उसने अपनी तलवार से ये चेन पर भयंकर वार किया। क्रोधित होकर फैंग शाओ ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। ये चेन को बस एक धुंधली सी किरण दिखाई दी, तभी एक चमचमाती चांदी की तलवार हवा में तेजी से आती हुई दिखाई दी। भयभीत होकर ये चेन ने जल्दी से अपनी तलवार घुमाकर उसे रोका। अगले ही पल एक झंझनाहट के साथ ये चेन को लगा जैसे उसकी छाती पर वार हुआ हो और फैंग शाओ की तलवार उड़कर गिर पड़ी।
इससे पहले कि ये चेन हवा में लटके होने से उबर पाता, फैंग शाओ फिर से आगे बढ़ा, अपनी लंबी तलवार लेकर उस पर तेज तलवार की ऊर्जा की बौछार कर दी। ये चेन ने अपनी तलवार पूरी ताकत से घुमाई, तलवार की ऊर्जा का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही रोक पाया, लेकिन बाकी का छोटा सा हिस्सा सीधे उस पर जा लगा। जैसे ही ये चेन ने चीख मारी, तलवार की ऊर्जा की धारें उसके बगल से गुजरी और अपने साथ खून की फुहारें भी लाईं। सिर्फ एक ही बातचीत में ये चेन को फैंग शाओ ने बुरी तरह से अपमानित किया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हमेशा इतना दयालु और सौम्य दिखने वाला फैंग शाओ गुस्से में इतना भयानक हो सकता है। इस बात ने आमतौर पर आत्मविश्वासी और घमंडी ये चेन के मन में अनायास ही डर भर दिया। लेकिन अगले ही पल उसने अपने दांत पीस लिए, उसके भीतर दृढ़ संकल्प की लहर उठ रही थी। क्यों? फैंग शाओ इतना ताकतवर क्यों है? ये चेन, उससे कुछ भी बुरा नहीं हूं। उसने 30 साल साधना की है और अभी तक स्वर्णिम कोर क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है। क्या मैं सचमुच ऐसे घटिया इंसान से कमतर हूं? फैंग शाओ को धीरे धीरे नरक से आए न्यायाधीश की तरह आते देख, ये चेन ने उठने की कोशिश की और उस पर गरजा, तुम मुझे इस तरह क्यों मजबूर कर रहे हो? मैंने ही किसी को मारा है और तुम मुझे मारने जा रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग मुझे अच्छा करते हुए नहीं देख सकते। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया था। फैंग शाओ की आंखें ठंडी हो गईं और उसने धमकी भरे लहजे में कहा, तुम्हारा अपना दिल दुष्ट है, फिर भी तुम दूसरों पर दोष मढ़ते हो। ये चेन तुम जैसे व्यक्ति को कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, चाहे तुम कितनी भी साधना कर लो। ये चेन ने गुस्से से जवाब दिया, मेरा भाग्य तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति द्वारा तय नहीं किया जा सकता। मेरा भाग्य मेरे अपने हाथों में है, स्वर्ग के हाथों में नहीं। इतना कहते ही ये चेन ने अचानक रक्त शोधन तलवार पर मुंह भर खून थूक दिया। पहले से मंद रक्त शोधन तलवार से अचानक एक आकर्षक लाल रोशनी निकली, जिससे ये चेन का विकृत और क्रूर चेहरा भयावह और भयावह लगने लगा। ये चेन ने भयावह लहजे में कहा, फैंग शाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता था कि तुम मुझसे बेहतर हो? चलो अब देखते हैं कि तुम मुझसे कैसे लड़ते हो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही ये चेन ने अपनी तलवार घुमाई, उसकी चमकदार लाल धार हवा में एक चमकदार लाल रंग की लकीर छोड़ती हुई फैंग शाओ की ओर तिरछी वार करती हुई चली गई। फैंग शाओ ने ये चेन की ओर देखा और शांति से कहा, ये चेन, तुम राक्षसी वश में हो गए हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया था। ये चेन की दहाड़ के बीच एक मोहक लाल तलवार की रोशनी आगे बढ़ी। हालांकि फैंग शाओ ने अपनी लंबी तलवार बगल में रखी और जैसे ही तलवार की रोशनी गिरने वाली थी, उसे जोर से बाहर निकाला। स्वतंत्रता की 36 तलवार तकनीकें। ऊंची उड़ान। उड़ती तलवार तकनीक अन्य तलवार तकनीकों से अलग है। जहां अन्य तलवार तकनीकों में दर्जनों चालें होती हैं, या कम से कम 3 से 5, वहीं उड़ती तलवार तकनीक में केवल एक चाल होती है। चाहे ये चाल वार हो, कट हो, प्रहार हो या प्रहार, यह अंततः एक एकल, केंद्रित प्रहार होता है जो वास्तविक सार को एकत्रित करता है और व्यक्ति के अपने साधना स्तर से कहीं अधिक शक्ति प्रदान करता है। एक चट्टान हवा के साथ 90,000 मील ऊंची उठती है। एक तेज, चांदी की तलवार की रोशनी निकली और लाल तलवार की रोशनी से जोरदार टक्कर हुई। एक गगनभेदी गर्जना के बाद लाल तलवार की रोशनी एक ही वार से चकनाचूर हो गई, जबकि चांदी की तलवार की रोशनी, बिना रुके, लाल तलवार की रोशनी को चीरती हुई सीधे ये चेन की गर्दन की ओर बढ़ी। जैसे ही ये चेन तलवार के एक ही वार से सिर काटने ही वाला था, अचानक एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई, जिसने अपनी क्षैतिज तलवार से तलवार की रोशनी को रोक दिया। इसके बाद एक बहरा कर देने वाली गर्जना हुई और वह आकृति और ये चेन दोनों दर्जनों मीटर दूर जा गिरे, जिससे तलवार की रोशनी की अपार शक्ति का प्रदर्शन हुआ। लेकिन इस निश्चित रूप से मारक हमले को रोक दिया गया। फैंग शाओ ने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जो अपनी तलवार छाती पर ताने तैयार खड़ा था और ठंडे स्वर में पूछा, ग्रैंड मास्टर अंकल, इस कार्रवाई का क्या मतलब है? बूढ़े व्यक्ति का इरादा पहले फैंग शाओ से सवाल पूछने का था, लेकिन फैंग शाओ ने उससे पहले ही बोल दिया, जिससे वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वह पलटा और गुस्से से बोला, अरे खतरनाक बदमाश! बिना इजाजत के एक साथी शिष्य पर हमला करने की हिम्मत! मैं आज तुझे सजा दूंगा। फैंग शाओ ने बूढ़े आदमी को घूरते हुए कहा, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? बूढ़ा आदमी खुद को रोक नहीं सका और पूछा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? फैंग शाओ ने व्यंग्य किया, अतीत में जब ताइबेई संप्रदाय का पतन हो रहा था, तो उसके कई अनुयायी उसे छोड़ गए थे, और तुम, बूढ़े आदमी, उनमें से एक हो। तुम एक गद्दार हो, जिसने कई साल पहले संप्रदाय छोड़ दिया था। तुम्हें यहाँ एक बूढ़े व्यक्ति की तरह व्यवहार करने का क्या अधिकार है? मैं केवल आपकी उम्र के सम्मान में आपको ग्रैंड मास्टर अंकल कह रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़र में तुम क्या हो? ये बूढ़ा आदमी पक्षपाती और। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी सीनियर ब्रदर स्टॉप इट यू आर द विलन कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल नॉवल तले एफएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक कहानियां तुरंत मिलती रहें। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप डोनेशन के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं।
डोनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका बहुमूल्य समय और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।